हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्ले। ये वीडियो बेस्ड है 30 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स पे। इस क्विज में 10 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्विज के बाद में उसका एक्सप्लेनेशन होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्विज। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज रिलेटेड टू ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। फर्स्ट स्टेटमेंट है, OPEC was established during the Baghdad conference by 5 founding members, including the UAE, यानी कि United Arab Emirates. Second, the headquarters of the organization has been located in Vienna, Austria, since its inception. यानी कि बिगनिंग से उसका हेडक्वार्टर वियना में है, जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल। And third statement is the 1968 declaratory statement emphasized the permanent sovereignty of member nations over their natural resources. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओनली 3, यानी कि सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऊपर के दो स्टेटमेंट गलत हैं। सो यस, ओपेक को फाउंड करने वाले 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, ठीक है। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। यूएई उनमें से एक नहीं था, यूएई ने ये ऑर्गेनाइजेशन बाद में ज्वाइन की थी। सेकेंड, द हेडक्वार्टर्स वर ओरिजिनली लोकेटेड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ओरिजिनली इसका हेडक्वार्टर था जेनेवा में, जो स्विट्जरलैंड में है, और बाद में इसे वियना मूव किया गया था। और स्टेटमेंट 3 तो करेक्ट है कि 1968 में डिक्लेरेटरी स्टेटमेंट दिया गया था मेंबर कंट्रीज के द्वारा, और ये बेसिकली असर्ट करने के लिए कि जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन में नेशंस है, उनके पास जितना भी ऑयल है वो उनका खुद का ही सोवरेन कंट्रोल है, किसी और कोई और कंट्री उस पर अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 2 इज रिगार्डिंग इंडियन ओशन रीजन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, और इसमें भी जो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है प्रगति, उससे रिलेटेड 4 स्टेटमेंट है। फर्स्ट, इसका क्या पर्पज है एक्सरसाइज प्रगति का? फर्स्ट स्टेटमेंट है, स्टैब्लिश अ नेवल ब्लॉकेड इन द मलक्का स्ट्रेट टू प्रिवेंट पायरेसी। ऑप्शन बी, फोस्टर पार्टनरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेशन अमंग रीजनल आर्मीज फॉर कलेक्टिव सिक्योरिटी। ऑप्शन सी, कंडक्ट जॉइंट न्यूक्लियर डिटेरेंस ड्रिल्स among the Quad nations. And option D, monitor the migration patterns of endangered marine species in the IOR, यानी कि इंडियन ओशन रीजन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सो एक्सरसाइज प्रगति का फुल फॉर्म है पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन। और इंडियन ओशन रीजन नाम सुन के ऐसा लगता होगा कि मरीन एक्सरसाइज होगी, लेकिन मरीन एक्सरसाइज नहीं है, ये लैंड बेस्ड मिलिट्री कोऑपरेशन और इंटर ऑपरेबिलिटी एक्सरसाइज है। और ये अभी हाल ही में कंडक्ट हुई थी उमरोई, मेघालय में, और इसमें 11 फ्रेंडली नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन नंबर 3 इज रिलेटेड टू लीफ स्पॉट डिजीज। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर caused by the excessive accumulation of micronutrients in the soil. Statement 2, the disease pathogens are primarily transmitted through soil to root contact rather than atmospheric factors. Statement 3, symptoms of the infection typically manifest first on the uppermost canopy leaves due to high solar exposure. तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? तो इसमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सो स्टेटमेंट 1 में ये लिखा हुआ था कि एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। सो ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं, एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है। पैथोलॉजिकल कंडीशन का मतलब है कि पैथोजेंस की वजह से ही होता है। पैथोजेंस का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगस, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2, इसमें जो प्राइमरी वेक्टर्स हैं, यानी कि प्राइमरी मीडियम जिनसे ये डिजीज फैलता है, वो है विंड, स्प्लैशिंग रेन और इरिगेशन। और स्टेटमेंट 3 भी इनकरेक्ट है, क्योंकि सिम्टम्स जो है इसके डिजीज के यूजुअली पहले लोअर और इनर ब्रांचेस में अपीयर होते हैं, उसके बाद में लीव्स पे आते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 रिलेटेड टू बेरिंग स्ट्रेट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट कनेक्ट्स द आर्कटिक ओशन टू द बेरिंग सी। सेकंड, इट सर्व्स एज द इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री बिटवीन रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। Third, the Diomede Islands located within the strait are divided between 2 different calendar dates. And fourth, during the Pleistocene epoch, it formed a land bridge known as the Beringia. So इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है?
ये चारों के चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा था कि बेरिंग स्ट्रेट आर्कटिक ओशन और बेरिंग सी को कनेक्ट करता है, तो आर्कटिक ओशन इसके नॉर्थ में है और बेरिंग सी इसके साउथ में है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि बेरिंग स्ट्रेट यूएसए और रशिया के बीच में मैरीटाइम बाउंड्री बनाता है। और थर्ड स्टेटमेंट, जो डियोमिड आइलैंड्स है, एक रशिया की तरफ पड़ता है और एक यूएसए की तरफ, बिग डियोमिड रशिया की तरफ है और लिटिल डियोमिड यूएसए। और जस्ट बिकॉज इंटरनेशनल डेट लाइन के एक लेफ्ट एंड राइट होने की वजह से ये फ्यू किलोमीटर्स ही अपार्ट है, बट स्टिल इनके टाइम जोन में 21 आवर्स का डिफरेंस है। और ये स्टेटमेंट फोर्थ भी करेक्ट है। प्लाइस्टीन एज में, प्लाइस्टीन एपॉक में यानी कि आइस एज में बेरिंगिया करके एक लैंड ब्रिज था जो दोनों के बीच में, दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में कनेक्शन था, और जिससे ह्यूमंस एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में क्रॉस करके गए थे इस लैंड ब्रिज के थ्रू, जिसे बेरिंगिया कहते हैं। Now question number 5. It is about tribal communities of the Nilgiris. First, the Kurumba tribe is traditionally associated with the ancient Pallava Empire and is known for honey gathering. Second, the Irula tribe is recognized for its deep knowledge of herbal medicine and forest produce collection. Third, both tribes are historically forest dwelling and reside in the mid to lower elevations of the Nilgiri hills. So, which of the above statements are correct? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑल थ्री आर करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द कुरुम्बास के बारे में, कुरुम्बा ट्राइब के बारे में। सो ये एक एथनिक ग्रुप है जो ट्रेडिशनली पल्लव एम्पायर से कनेक्ट किया जाता है, और ये फेमस अपनी एबिलिटी के लिए, जो ऊंची पहाड़ी होती है ये एकदम चढ़ जाते हैं, और हनी गैदरिंग के लिए फेमस है। सेकेंड था इरुला के बारे में, इरुला ट्राइब के बारे में। It is one of the oldest communities in the region. It possesses vast knowledge of the forest ecology and herbal medicine. और statement 3 था both tribes are forest dwelling scheduled tribes residing across the Nilgiri hills, यानी कि तमिलनाडु और केरला। Now question number 6, it's about बेरिंगिया। बेरिंग स्ट्रेट में जो टर्म यूज किया जाता है बेरिंगिया, अभी हमने डिस्कस किया था। सो इससे रिलेटेड 4 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन ए, a modern proposed underwater tunnel connecting Asia and North America. Statement B, a prehistoric land bridge that allowed human migration between continents. Option C, a Russian naval base located on the Big Diomede Island. And statement D, a specific type of Arctic sea ice that remains frozen throughout the summer. So इसका राइट आंसर है, जो हमने डिस्कस ही किया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, it is a prehistoric land bridge that allowed human migration between continents। और इसकी डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, OPU IVF ET टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, और ये स्टेटमेंट्स अभी हाईलाइट किए गए हैं इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से द्वारा। सो फर्स्ट, OPU का मतलब है ओवम पिकअप, involves collecting mature eggs from a donor cow using ultrasound guided needles. Second statement, the technology requires heavy hormonal stimulation of the donor cow to ensure a high yield of oocytes. Oocytes का मतलब होता है eggs. Third, embryo transfer ET involves implanting lab grown blastocysts into the uterus of surrogate cows. And fourth, this technology allows for the genetic multiplication of elite cows without waiting for natural gestation cycles. So which of the above statements are correct? So इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1, 3 and 4 are correct. The second statement is wrong. Now let's see the explanation. So first statement correct है, OPO, that is ovum pickup, is the first step where eggs are recovered directly from the donor's ovaries using ultrasound guided needles. So second statement जो है, सेकेंड स्टेटमेंट जो है, दिस टेक्नोलॉजी OPU IVF ET इट कैन बी परफॉर्म इन द नॉन स्टिमुलेटेड कंडीशंस। ओके, सो ट्रेडिशनल एम्ब्रियो ट्रांसफर में क्या होता था कि हैवी हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते थे, इसको स्टिमुलेट किया जाता था एग्स की प्रोडक्शन को, लेकिन इस टेक्नोलॉजी में स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं होती है। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, और स्टेटमेंट 3 और 4 भी करेक्ट है, और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। Now question number 8 is about jungle cat. Which of the following statements are correct?
with reference to the jungle cat. First, it is a specialized resident of dense rainforest and avoids human-modified agro-pastoral landscapes. Second, it acts as a biological shield for farmers by controlling the population of rodents in agricultural fields. Third, in India, it is currently listed as critically endangered on the IUCN Red List due to habitat fragmentation. So, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है. ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, इसकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, सो ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है. सो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो हमारे पास बचता है ऑप्शन ए एंड बी. और ऐसा नहीं है कि ये अवॉइड करता है ह्यूमन लैंडस्केप्स को, ये ह्यूमन लैंडस्केप्स में भी आ जाता है. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओनली 2. ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे. जैसे कि मैंने कहा था कि जंगल कैट लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है. और ये रोडेंट की पॉपुलेशन, स्मॉल रोडेंट जो होते हैं जो अक्सर फसल खराब कर देते हैं, उनकी पॉपुलेशन को बेसिकली चेक करता है, बैलेंस में रखता है. ठीक है, तो इकोसिस्टम के लिए और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के लिए अच्छा है ये जंगल कैट. तो क्वेश्चन नंबर 9 is related to Sikkim. So statement first, the 36th Constitutional Amendment Act 1975 was passed to make Sikkim a full-fledged state of India. And statement 2, the 1950 Indo-Sikkim Treaty had already ended the protectorate status of Sikkim, granting India full control over its internal autonomy. So इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? So सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 1950 इंडो-सिक्किम ट्रीटी के तहत सिक्किम को हम प्रोटेक्ट करते थे. बेसिकली उसके पास खुद की आर्मी नहीं थी, तो वो प्रोटेक्टोरेट का स्टेटस था, सो दैट सिक्किम पर अगर कोई भी अटैक होता है तो इंडिया अपनी आर्मी भेजेगी. तो 1950 में तो प्रोटेक्टोरेट का स्टेटस दिया गया था. ओके, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. और 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में सिक्किम इंडिया में फुल फ्लेजेड एज अ स्टेट ऐड हो गया था, एज अ 22nd स्टेट ऑफ द यूनियन. Now question number 10, it is related to OPEC Plus alliance. So OPEC Plus was established through the Declaration of Cooperation in 2016 to include non-OPEC oil producers like Russia and Mexico. Statement 2, the primary aim of OPEC Plus is to stabilize the global oil market through collaborative production adjustments. And statement 3, the alliance relies on the spare capacity of certain members to exert influence during global demand fluctuations. सो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है. ओके, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन इसमें से सिर्फ स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करता है. ओके, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट बट ओनली वन एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1. और इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे. यस, OPEC Plus was formed through 2016 Declaration of Cooperation to expand the influence of the original 13 OPEC members by including 10 non-APEC nations, OPEC nations, यानी कि OPEC Plus में 10 nations और ऐड किए गए थे, रशिया, मैक्सिको एटसेट्रा. और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है, और स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. ओके, सो आज का ये वीडियो होता है खत्म. नेक्स्ट वीडियो में भी इसी पैटर्न और डिजाइन पे क्वेश्चंस आएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ. ओके, तो थैंक यू.